नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित गुप्ता है और मेरे साथ हैं सुशील शर्मा जी और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आपके शुभेच्छु में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अक्सर इस बात की चर्चा करते हैं कि आजकल जो हो रहा है, घट रहा है या एक कोई भी आम बात जो कि हम लोग आम भाषा में कुछ भी हम चर्चा करते हैं। तो हम लोग बात शुरू करने से पहले मैं फिर बत दोहराना चाहता हूँ कि हमारी राय, हमारे विचार, हमारे निजी हैं, किसी से किसी का कोई सरोकार नहीं है। वो किसी के पक्ष या विपक्ष की बात हम लोग नहीं करते। ना हम लोग स्पॉन्सरशिप लेते हैं किसी से, ना है। तो दोस्तों आज हमारा जो आज का टॉपिक है, वो है फॉरेक्स रिज़र्व। जैसा कि आप सभी को पता है और जिनको नहीं पता है, मैं उनके लिए एक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भारत का जो फॉरेक्स रिज़र्व है, वो ऑल टाइम मतलब कि अब तक का सर्वाधिक $600 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। अब हम सुशील जी से पूछेंगे कि ये फॉरेक्स रिज़र्व एक्चुअली होता क्या है? फिर इसका आम आदमी पे क्या असर है? अब हम लोगों ने जैसे देखा मतलब उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा-सा एक राय दे देता हूँ कि फॉरेक्स रिज़र्व होता क्या है? हम अक्सर सोचते होंगे कि फॉरेक्स रिज़र्व का मतलब है कि भैया जितना भी फॉरेक्स रिज़र्व बताया जा रहा है किसी कंट्री का, किसी देश का, तो उसका मतलब होगा कि इस देश के पास उतना फॉरेक्स रिज़र्व है, पर उसका मतलब क्या है? मतलब जैसे कि $500 बिलियन या $600 बिलियन जो कि अब भारत का हो गया है, वो $600 बिलियन क्या भारत की सरकार के पास किसी तिजोरी में रखे हुए हैं? पर ऐसा होता नहीं है। फॉरेक्स रिज़र्व जो कि बनता है 4 कंपोनेंट्स अर्थात 4 चीज़ों से, जिसमें कि आती हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिज़र्व्स, एसडीआर्स और आरटीपीस। ये चारों ही चीज़ें आईएमएफ से लिंक्ड होती हैं। फॉरेन करेंसी एसेट्स जो कि आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि वो इस तरह की संपत्तियाँ जो कि फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट में लिक्विडेट की जा सकती हैं। गोल्ड रिज़र्व्स, गोल्ड रिज़र्व भी एक आईएमएफ से लिंक्ड ही होते हैं। वो गोल्ड जो कि आईएमएफ के पास खरीद के रखे गए हैं या भारत सरकार ने या किसी भी देश की सरकार ने अपने आईएमएफ के अकाउंट के अंदर वो रखे हुए हैं। एसडीआर्स का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये भी आईएमएफ के से ही लिंक्ड होते हैं और इसके अंदर वो लिमिट एक लिमिट तय की जाती है कि किस देश के पास कितने राइट हैं, कितने हक हैं कि वो कितना अमाउंट तक वो लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और ये एक तरीके से आपकी मॉनेटरी सिचुएशन भी जो है बयाँ करते हैं, किसी और देश के लिए। जैसे आज हम देखना चाहें कि एसडीआर फला देश का, स्विट्ज़रलैंड का, इंग्लैंड का, पाकिस्तान का, चाइना का, ऑस्ट्रेलिया का, किसी का भी, वो क्या है? तो वो उनकी एक्चुअली इकोनॉमी सिचुएशन बताएगा कि उनकी एसडीआर कितनी है। ऐसे ही आता है तीसरा चौथा और आखिरी पॉइंट आरटीपीस। इसे कहते हैं रिज़र्व ट्रेंच पोज़ीशन। ये रिज़र्व ट्रेंच पोज़ीशन एक तरीके से यूँ समझ लीजिए कि आप अपने खाते में एक पैसा जमा कराते हैं। बैंक उस खाते का उस जमा किए हुए पैसे को इस्तेमाल कर सकता है और वो करता भी है अपने दूसरे लोगों को लोन देने में, अपनी संपत्तियों को और बढ़ाने में। लेकिन आप उस पैसे को अपने ही लिए ही यूज़ कर देंगे, आप उसे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो सिमिलर होता है ये रिज़र्व ट्रेंच जो है। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे भारत सरकार ने आईएमएफ के पास एक अमाउंट रखा हुआ है। वो अमाउंट वो अपने लिए ही यूज़ करेगा, भारत सरकार अपने लिए यूज़ करेगी, पर वो एक रिज़र्व है, जो कि आईएमएफ के पास रखा हुआ है। ये है 4 कंपोनेंट्स जिनसे कि आपका फॉरेन करेंसी रिज़र्व की गणना की जाती है, जो कि इस समय भारत की आज तारीख है 12 जून 2021 $605 बिलियन भारत की फॉरेक्स रिज़र्व बताई जाती है। तो प्रभु मैं आपके पास आना चाहता हूँ और अब मुझे प्लीज़ ये बताएँ, ये ज्ञान दें हमें कि फॉरेक्स रिज़र्व आपके अकॉर्डिंग या आपके शब्दों में, एक आम शब्दों में क्या होता है? प्रणाम आपको और सारे दर्शकों को। तो आपने जो एक्सप्लेन किया मैं उसमें से एक मेन चीज़ पिक करता हूँ क्योंकि फॉरेक्स रिज़र्व में फॉरेन करेंसी रिज़र्व सबसे बड़ा पोर्शन होता है 90% से ज़्यादा। लगभग जो भी देश रखते हैं वो 90% से ज़्यादा फॉरेन करेंसी रिज़र्व रखते हैं। तो वो फॉरेन करेंसी रिज़र्व में भी सबसे ज़्यादा प्रचलित है यूएस डॉलर। यानी किसी देश के पास अगर फॉरेक्स रिज़र्व जैसे भारत का हो गया है $605 बिलियन, तो इसमें 90% से ज़्यादा करेंसी रिजर्व्स हैं, बाकी सब हैं अपने गोल्ड रिजर्व या बाकी चीज़ें। अब ये जो 90% से ज़्यादा रिजर्व है,
उसमें भी यूएस डॉलर सबसे, मतलब जितना भी कंट्रीज हैं जो अपने फॉरेक्स रिजर्व्स रखती हैं, वो यूएस डॉलर में ज़्यादा प्रेफर करती हैं, बिकॉज यूएस कैन नॉट डिफॉल्ट, दैट इज अ परसेप्शन अक्रॉस द ग्लोब। मतलब यूएस इतना स्ट्रांग कंट्री है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अपना उसने एक अपनी धाक जमा रखी है। तो एक परसेप्शन है कि हाँ, यूएस डॉलर इज द मोस्ट कंसिस्टेंट करेंसी एंड यूएस कंट्री इज अ स्ट्रांग कंट्री। खैर, आते हैं अपने उस पर कि ये फॉरेक्स रिजर्व का आम लोगों पे क्या असर होगा। तो देखिए, होता क्या है, किसी भी देश के पास अगर फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा हैं, तो वो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ये एक पल्स जनरेट कर रहा है। अक्रॉस द स्पेक्ट्रम मीन्स द बिजनेस हाउसेज और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो आती हैं हमारे पास, वो सारी आप मिला दें कि बाहर के जो बड़े बड़े एलीट इन्वेस्टर्स हैं, वो किसी देश में पैसा लगाएंगे, तो पहले वो यही चीज़ देखते हैं कि इस कंट्री के पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो भी बाहर से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती हैं बिजनेसेस के पास, तो वो ये देखना चाहते हैं कि अगर हम मान लीजिए पैसा तो डाल दें, मान लीजिए 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, लाख करोड़, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम पैसा लगाएं और देश में कोई टर्मोइल आए, चाहे वो पॉलिटिकल टर्मोइल हो या इकोनॉमिक टर्मोइल हो, और हमारा पैसा डूब जाए। ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होता है, वो फॉरेक्स रिजर्व से दूर हो जाता है। अब आते हैं आम आदमी पे। तो जब वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना पैसा लाएंगे भारत में, हम लोग भारत की बात कर लेते हैं, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से पैसा लगाया, तो वो पैसा जाएगा कहाँ? ऐसा तो है नहीं कि बिजनेसेस को दे दिया और बिजनेसेस ने अपने बैंक अकाउंट में डाल लिया। बिजनेसेस उसे और एक्सपैंड करेंगे, नई नई सिटीज में अपनी ब्रांचेस खोलेंगे। जैसे आप देखते हैं बैंक्स की ब्रांचेस खुल जाती हैं, रिलायंस के अपने रिटेल आउटलेट्स खुल जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो बिजनेस एक्सपेंशन होता है उस पैसे से। अब बिजनेस एक्सपेंशन होगा तो होगा क्या? मान लीजिए जैसे मैं गाजियाबाद में, आप जयपुर में, हमारे वहाँ पर रिलायंस सोचता है हम अपना एक रिलायंस रिटेल या रिलायंस फ्रेश या रिलायंस ट्रेंड्स के शोरूम्स खोलते हैं, या जो भी है दुकानें खुलती हैं। तो वहाँ खुलेंगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि लोग तो चाहिए होंगे चलाने के लिए। तो जितना भी बिजनेसेस के पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस सेंस के, जो बाहर से पैसा भेजने वाले ये देख रहे हैं कि कंट्री के पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है। तो पैसा ज़्यादा आएगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होगी, और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होगी, उससे देश का ऑफ कोर्स लोगों को फ़ायदा होगा ही होगा। अब इसमें मैं एक चीज़ और टच करना चाहता हूँ, ट्रेड सरप्लस या ट्रेड डेफिसिट टॉपिक, क्योंकि वो भी इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा किसी XYZ कंट्री से ट्रेड डेफिसिट है, उसका मतलब होता है कि हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं ना, उससे कम ही उस कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब सिंपल सा लॉजिक है। तो हमने लिया ज्यादा और दिया कम। ये सामान की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है उस वैल्यू की। अब वैल्यू। आप गेहूं दें और सोना इंपोर्ट करें, 100 किलो गेहूं 100 किलो सोना, ये नहीं। मतलब उस वैल्यू के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है कि आपने एक्सपोर्ट कम किया और इंपोर्ट ज्यादा किया, इसका मतलब आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। और ट्रेड डेफिसिट जिस कंट्री का किसी ज्यादातर कंट्रीज के साथ बढ़ने लग जाता है, वो अपनी फॉरेक्स रिजर्व को यूज करती है। और उस फॉरेक्स रिजर्व को यूज करने का पर्पज ही उस कंट्री का एक कंपल्शन बन जाता है, क्योंकि उसे अपना जितना ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, अब उसे भरपाई भी तो करनी होगी। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सऊदी अरेबिया का या और कंट्री से जैसे ऑयल इंपोर्ट होता है इंडिया में। तो ऑयल जितना इंपोर्ट होता है, उससे बहुत ही कम, बहुत ही फ्रैक्शनल अमाउंट का हम सऊदी अरब को एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। तो ऐसे में ये जो बड़े बड़े बिल्स होते हैं ना, इंपोर्ट बिल्स बड़े बड़े, उन सारे बड़े बड़े इंपोर्ट बिल्स के लिए फॉरेक्स रिजर्व ही यूज होता है। आप देखेंगे चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, फाइटर प्लेन्स या कुछ भी, मतलब कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट बाहर से आता है, जिनका बड़ा बड़ा बिल बनता है, ऑयल का बड़ा बिल बनता है, वो सारे जो होती हैं, उन सबकी पेमेंट फॉरेक्स रिजर्व के थ्रू ही होती है। तो ये बस एक ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड, अच्छा ट्रेड सरप्लस में तो कुछ नहीं है, बस भैया आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और
इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो उस कंट्री से आपका ट्रेड सरप्लस। तो ये इससे थोड़ा सा कनेक्टेड टॉपिक था, इसलिए मैंने टच किया। तो बैक टू यू, आप अपनी राय पेश करिए। राय तो अब इसमें वैसे तो प्रभु आपने सब कुछ कवर कर दिया है। अब कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए। पर हाँ, ये है कि अभी इस समय आप थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि कि सबसे ज़्यादा जो है इस समय फॉरेक्स रिजर्व दुनिया में किस देश के पास है, और कारण शायद उसका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होंगे, और कौन-कौन से देश हैं जो इस दौड़ में शामिल हैं, वगैरह वगैरह। बिल्कुल। तो इस दौड़ में शामिल लगभग दुनिया का हर देश है। उसकी मैं वजह बताता हूँ। पहले आपका टॉप लेवल पे जो है, जिसका फॉरेक्स रिजर्व है, उसकी बात कर लेते हैं। वो है चाइना। अब एग्जैक्ट फिगर्स तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका 3 ट्रिलियन के आसपास है, जो भी है, सबसे ज़्यादा उसी का है। अब उसका क्यों है, इसीलिए मैंने वो ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस वाला टॉपिक टच किया था, क्योंकि मुझे अंदेशा था कि ऐसा कुछ भी डिस्कशन हो सकता है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। स्टील ले लो, टॉयज ले लो, कुछ भी, वो किसी भी देश में अपना एनालिस्ट भेजता है, वो रिसर्च करते हैं कि इस देश में ये चीज़ें ज़्यादा खपत होती हैं, और उन चीज़ों का चाइना में प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, और वो वहाँ जाके उन देशों में डंप कर देता है। अब होता क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ तो ये एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। मान लीजिए दुनिया भर के देशों को इसने एक्सपोर्ट किया, अब दुनिया भर के देशों से सामान थोड़ी मंगा रहा है, सामान तो कुछ ही देशों से मंगाएगा। जैसे मान लीजिए खाने का आइटम है तो इंडिया से ले लिया, है ना, या कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आइटम है, सेमीकंडक्टर्स मंगाता है, वो यूएस से मंगाता है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है, बहुत ज़्यादा, और इम्पोर्ट कम कर रहा है। तो उसमें हो क्या रहा है, ट्रेड सरप्लस। वो ट्रेड सरप्लस तो हो रहा है, वो बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है फॉरेक्स रिजर्व उसका। तो ये जो एक तरफा जो चीज़ जारी है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दूसरे नंबर पे जो है वो जापान है, और जापान और चाइना का जो फ़र्क है वो लगभग आधे का है। मतलब अगर उसका 3 बिल्कुल ट्रिलियन है तो इसका शायद 1.5 ट्रिलियन या कुछ ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अब अगर सवाल ये उठता है कि ये पूरे विश्व को दिख रहा होगा कि जो चाइना है वो 3 ट्रिलियन से ऊपर उसका फॉरेक्स रिजर्व है, और शायद और उसे ही मालूम है कि सारी दुनिया को कि वर्ल्ड फैक्ट्री हूँ मैं, मतलब चाइना अपने आप को समझता होगा ऐसा। और इसी बात का शायद फ़ायदा उठा के वो सुपर पावर यूएस को जो है वो सरपास करने की कोशिश करता है हर चीज़ में, चाहे वो इकोनॉमी हो, और चाहे वो स्पोर्ट्स हो, और कुछ भी हो। तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या लोगों को नहीं लगता कि अब उन लोगों को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो मतलब चाइना से हटा के अब कहीं और लगा लेनी चाहिए? क्योंकि सिर्फ चाइना की खुद की अपनी फैक्ट्रीज़ नहीं, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की भी फैक्ट्रीज़ वहाँ पर हैं। फॉर राइट। एग्ज़ाम्पल टेस्ला है, एप्पल है। ये इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जो अपने आप में पता नहीं कितने देशों की इकोनॉमी चला सकती हैं। और बिल्कुल। ऐसी कंपनीज़ का जो मेन हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, उन्होंने चाइना बना रखा है। और जबकि यूएस खुद उस चीज़ के अगेंस्ट है कि चाइना को हमें इतनी तवज्जो नहीं देनी है। तो क्या यूएस को इस तरह की कोई पॉलिसी लानी चाहिए, जैसे कि जापान ने पिछले जो साल जो पैंडेमिक स्टार्ट हुआ, और जापान ने अपने व्यापारियों से कहा कि अब जो भी कोई भी व्यापारी हमारे जो कंट्री का है, वो वहाँ पे फैक्ट्री ना लगा के या तो जापान के बाहर लगा ले, चाइना के बाहर लगा ले, और अगर जापान में लगाएगा तो उसे कुछ 200 बिलियन डॉलर या कुछ 200 बिलियन येन का उसको फ़ायदा दिया जाएगा। इंसेंटिव्स। कुछ इस तरह के इंसेंटिव्स वगैरह जापान की सरकार ने घोषित किए थे। पर उन्होंने कहा था कि अगर आपकी फैक्ट्री चाइना में रहती है तो उसके शायद कुछ उनको फाइन या पेनल्टीज़ होती हैं, या कुछ इस तरह के आपको उतने ही इंसेंटिव्स या कुछ उतना ही कुछ आपको हर्जाने के तौर पे एक तरीके से जापान सरकार को देना होगा। तो ये एक तरीके से जापान का रियलाइज़ेशन है कि उसको मालूम है कि क्या सही है, क्या गलत है, और उसको अब वहाँ पे चाइना को कमा के नहीं देना है। अब मैं सवाल पे आता हूँ कि क्या यूएस जिसकी जो सबसे 2 बड़ी कंपनियाँ हैं, एप्पल और टेस्ला, इन दोनों के मैन्युफैक्चरिंग हब मतलब जो मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो चाइना में हैं या चाइना से लिंक्ड हैं कहीं न कहीं। तो क्या इनको नहीं चाहिए कि ये लोग, और चाइना को जबकि चाहते हैं कि इसको सरपास नहीं होने देना है, तो वहाँ से हटा के और कहीं और लगाएँ? हाँ, ये टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, लेकिन ये आपने टच किया, ये अच्छी बात है।
इससे थोड़ा सा और मतलब हाँ, एक ये फॉरेक्स डोमेन बन रिजर्व से जाएगी, डेफिनेटली कनेक्टेड है। फॉरेक्स रिजर्व से इसका कोई लेना-देना नहीं है। पर हाँ, लेकिन ठीक है, क्योंकि आपने टॉपिक अच्छा टच किया है। हाँ, हुँ, तो इसमें मैं अगर सिंपल से सिंपल और शॉर्ट से शॉर्ट आंसर रखूँ तो मैं यही कहूँगा कि जब भी कोई बिज़नेस कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहेगा। यानी मेरी लागत कम हो और फ़ायदा ज़्यादा हो। और चाइना इस चीज़ का एश्योरेंस दे पाता है सिर्फ़ इस वजह से कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, एंड दैट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट यूजेस देयर लेबर एक्सटेंसिवली। मतलब हर आवर में उनका जो प्रोडक्शन परसेंट निकल रहा है ना, वो किसी भी बड़े देश के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और कॉस्ट कम है। तो उस वजह से बिजनेसेस वहाँ पे, मतलब उनकी वो एक लालच कह लो या कुछ भी कह लो, उस वजह से वहाँ पे थे। अब आते हैं ये मूव क्यों नहीं कर रहे हैं। पैंडेमिक के बाद आपने जो टॉपिक टच किया बहुत सही किया। पैंडेमिक के बाद ये परसेप्शन बना, खास तौर से जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है, क्योंकि उन देशों की पब्लिक ने ये कहा। अब परसेप्शन तो जा ही चुका है कि ये चाइना से आया है, ये हुआ वो हुआ, खैर हम उस टॉपिक को टच नहीं करेंगे। तो जब पब्लिक से प्रेशर बना, तो चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो यूएस हो, तो जापान का तो आपने बोल ही दिया डिटेल में। तो इन सब ने भी अपनी अपनी कंपनीज को ये चीज़ कही है। स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस तो जापान की तरह नहीं गई हैं, लेकिन कहा है। उसका नतीजा क्या हुआ है? एप्पल का प्लांट है, दो जगह पे खुला, एक शायद चेन्नई में है, एक बैंगलोर में है। टेस्ला भी नितिन गडकरी ने अनाउंसमेंट किया ही था कि टेस्ला ने ऑफिशियली अपना घोषणा कर दी है कि वो इंडिया में अपनी एक गीगा फैक्ट्री लगाएगा। गीगा फैक्ट्री मतलब बहुत बड़ी फैक्ट्री। तो धीरे धीरे परसेप्शन बन रहा है और वहाँ से बिजनेसेस आएंगे। तो अब बिजनेसेस अगर इंडिया में आएंगे, तो जो चाइना वाला मामला है वो इंडिया के साथ भी होगा। ट्रेड सरप्लस, यानी प्रोडक्शन यहाँ ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इम्पोर्ट कम होगा, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व और बढ़ेगा। तो जो फॉरेक्स रिजर्व अभी बढ़ रहा है ना, उसका मेन रीज़न यही है कि रिलायंस ने एक तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ली, और जितने बिजनेस हाउसेज हैं उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ली। और पैंडेमिक के टाइम में क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत कम हुआ था, बिलो $10 चला गया था। तो उसमें इंडिया करीब करीब शायद 8 लाख करोड़ या बहुत बहुत मोटी रकम देता है ऑयल के इंपोर्ट के लिए। तो उनका ऑयल का अगर प्राइस कम है, तो उसमें उसका रिजर्व बचा, ज़्यादा खर्च नहीं हुआ। तो इस तरह से तो धीरे धीरे वो शिफ्ट तो आ ही रहा है। यानी चाइना से कंपनीज अपना जाएंगी, या तो अपनी कंट्रीज में जाएंगी या फिर वहाँ जाएंगी जहाँ उन्हें लेबर सस्ता मिलेगा। चाइना के बाद लेबर जो है वो इंडिया का ही है, थोड़ा स्किल्ड भी है, बस यहाँ आ रही है कंपनी, वो भी हो रहा है। चलिए दोस्तों, तो ये तो था फॉरेक्स रिजर्व और उससे मिलती-जुलती बातें कुछ। और प्रभु आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू फॉर गिविंग मी मोर टाइम। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ और टॉपिक टच करूँगा। मान लीजिए आम लोग जाते हैं गूगल पे और लिस्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, मतलब फॉरेक्स रिजर्व्स देखते हैं कंट्री वाइज। उसमें देखेंगे कि यूएस डॉलर जो मेजर मतलब पार्ट है किसी भी कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व का, यूएस ही टॉप 5 की लिस्ट में नहीं है। यूएस है बहुत नीचे, उससे ऊपर तो पता नहीं कितने देश हैं। यूएस शायद 20 या 21 नंबर पे है, उससे ऊपर तो बहुत सारे देश हैं फॉरेक्स रिजर्व में, छोटे छोटे देश, शायद पोलैंड भी उससे ऊपर है। ऐसा क्यों है? वो लोगों की जानकारी के लिए सिर्फ इतना बता दूं कि जिस देश की करेंसी ही फॉरेक्स रिजर्व के तौर पर यूज हो रही है, वो देश तो अपनी करेंसी जितनी मर्जी छाप लेगा, उसे क्या दिक्कत है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लीजिए आपका यूरोप में इंडियन फूड बहुत पॉपुलर है। आपका यूरोप का कोई फ्रेंड आपसे कहे कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, मुझे इंडियन फूड खिलाना, तो इंडिया में तो इंडियन फूड ही मिलेगा। उस सेंस में ये आप समझ लीजिए कि यूएस तो अपनी करेंसी अनलिमिटेड छाप लेगा। हुँ। यूएस की करेंसी ही और देशों के पास फॉरेक्स रिजर्व के तौर पे है, तो यूएस को अपनी करेंसी रिजर्व करने का क्या कोई रेलेवेंस नहीं है ना। इसलिए यूएस का फॉरेक्स रिजर्व उस लिस्ट में नीचे है, इसलिए लोगों को ये भी जानकारी होनी चाहिए। पर मुझे थोड़ा-सी बात सुनने में अटपटी लगी कि हम्म, क्या क्योंकि जो करेंसी जो छपती है, अमूमन हम्म। ये कहा जाता है कि वो आपके गोल्ड रिज़र्व के अगेंस्ट में छपती है। जितना आपके पास ये गोल्ड पहले रिज़र्व था है, रूल। नहीं नहीं, ये रूल पहले था, अब हट ये रूल चुका है, पहले था। काफी टाइम पहले से हट चुका है। अच्छा। पर अच्छा अभी अगर उस गुरु को अब चलो अगर अपन बाइफरकेट भी कर दें, उसको हटा भी दें, तो अब फिर भी पर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी कंट्री कितनी भी करेंसी छाप लेगी? आई मीन कोई तो नियम होगा ही उसका। कुछ तो कर सकते हैं वो, ऐसे तो करने से बल्कि उनकी इकोनॉमी खराब हो जाएगी उससे तो। बिल्कुल सही कहा आपने।
तो ज़िम्बाब्वे का जो हाल हुआ था वो यही हुआ था। उसने सोचा लोगों को अमीर बनाने के लिए मैं लोगों की जेब में पैसे डाल देता हूँ। अब होगा क्या, मान लीजिए मैं बैठा हूँ घर पे और सरकार ही मेरी जेब में आके पैसा डाल रही है, तो क्या आपको लगता है कि मैं कुछ करूँगा? यानी मैं एक लायबिलिटी हो गया देश के लिए, मेरा कंट्रीब्यूशन तो कुछ है ही नहीं। किसान के पास आप उम्मीद करते हैं कि वो उपज करेगा, जो फसल होगी उसे बेचेगा, उसके बदले उसे पैसे मिलेंगे। अब किसान की जेब में आप पैसा ही डाला है, तो वो उपज करेगा क्यों? तो उस चक्कर में ज़िम्बाब्वे का तो एक बहुत बड़ा केस हुआ था, वहाँ पे $5 मिलियन का नोट बना था एक, और उसमें केवल आधा किलो टमाटर आते थे। ये तो मुझे भी याद है यही कि जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर हैं बहुत प्रसिद्ध, जो कि राजा महाराजाओं के टाइम का बना हुआ पुराना मंदिर है बहुत। और वहां पे पता चला था किसी ने 2 करोड़ रुपए दान में दे दिए। बाद में पता चला वो जिम्बाब्वे की करेंसी थी, और वहां पे 2 करोड़ का मतलब है यहाँ के 26 रुपए समथिंग कुछ। सही बात है। ऐसे ही मजाक ये बन गया था कोशिश वो। ये कोशिश उसने शायद कोलंबिया ने भी की है। हाँ, वहाँ भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो उसने भी अपना दबा के अपने अपने हिसाब से चलाना है ना देश, ऑथोरिटेरियन टाइप में। तो वहाँ भी उसने करेंसी ऐसे ही छापी है, तो वहाँ भी लूट मार मची। 3-3 करेंसी चल रही है वहाँ पे, एक ब्लैक मार्केट वाली है, एक सरकार की अपनी है, और एक सेंट्रल शायद सेंट्रल बैंक की है, ऐसे कुछ है। तो देश बर्बाद हो जाते हैं अगर उनका करेंसी का जो छापना है वो जीडीपी के करीब करीब मतलब जीडीपी का कुछ प्रोपोर्शन रहता है। वो खैर एक अलग टॉपिक है, हम किसी दिन अलग उसे टच तो करेंगे। मतलब वो लेकिन है आप कि करेंसी यूएस को का जो मॉनिटर मत करो। 21वें नंबर पे होना है, वो किसी कारण से है। वो ऐसे नहीं है कि वो मतलब क्योंकि उसकी तो खुद की करेंसी हो तो कभी भी छाप सकता है। खुद की करेंसी कभी अभी मान लीजिए वो इतनी करेंसी छाप ले कि वो कर ले $10 ट्रिलियन, वो आ जाएगा नंबर 1। लेकिन उसे वो रख के करेगा क्या? है ना? हम्म, जिस देश को, मान लीजिए जिस देश से उसने सामान लिया, करेंसी छाप के दे देगा, हम्म, स्टोर करने की क्या जरूरत है? सही। तो दोस्तों, आज्ञा दीजिए। ये थे आपके मित्र सुशील शर्मा जी और अंकित गुप्ता। और आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई खबर के साथ। उस पे हम लोग अपनी आम राय, आम चर्चा देंगे। आपके शुभेच्छु अंकित गुप्ता का प्रणाम। सुशील शर्मा का प्रणाम।